नमस्कार। ये है हमारा यूट्यूब चैनल और हम हैं सीटेट क्रैकर। ये जो हमारा चैनल है तो टीचिंग जॉब्स की तैयारी के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड चैनल है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद। अब हम देख रहे थे एनसीईआरटी में ज्योग्राफी का 6 क्लास का, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 क्लास का। तो आज हमें पढ़ना है 6 क्लास का तीसरा चैप्टर। तो तीसरा चैप्टर जो है उसमें हमें पढ़ना है पृथ्वी की गतियों के बारे में, यानी कि इस चैप्टर का शीर्षक है पृथ्वी की गतियाँ। तो देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती है। पहला क्या होता है, घूर्णन गति होता है, और दूसरा क्या होता है, परिक्रमण गति होता है, ठीक है। ये जो घूर्णन गति है वो क्या है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यानी कि जब पृथ्वी एक जगह अपने अक्ष पे ही घूमेगी तो उस गति को हम लोग क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। यानी कि जो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटती है उस गति को हम लोग परिक्रमण कहते हैं। तो यहाँ से आपके लिए 2 पॉइंट्स निकल रहे हैं। देखिएगा, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पहला, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार ओके लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे कहा जा रहा है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं। देखिए, इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जो आपका ये चित्र दिखाया गया है, ये जो चित्र है आपका, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ है 23.5 डिग्री, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री, ठीक है। और ये अपने कक्षीय समतल से 66 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ये जो आप हम कोण देख रहे हैं, ठीक है, तो ये 66 डिग्री का कोण जो है, तो ये पृथ्वी किससे बना रही है, तो पृथ्वी का जो कक्ष है, ठीक है, यानी कि ये जो कक्षीय समतल है, ठीक है, जिस पे ये 66 डिग्री का कोण बन रहा है, जिसके माध्यम से ये देखिए, ये क्या है, ये पृथ्वी का अक्ष है और ये पृथ्वी कितना झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। देखिए दूसरे कलर से हम इसको समझते हैं। तो देखिए, ये 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ है। तो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकने के कारण ये जो समतल है, ठीक है, जिसको कि मतलब हम कक्षीय समतल कह सकते हैं, पृथ्वी का कक्षीय समतल। तो इससे पृथ्वी कितना डिग्री का कोण बना रही है, तो इससे पृथ्वी 66 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कक्षीय समतल, और इस कक्षीय समतल से पृथ्वी 66 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ये जो लाइन आपका है इसको हम लोग कहते हैं कक्षीय समतल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने अक्ष से कक्ष से कक्षीय समतल से पृथ्वी 66 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो देखिए, ये पॉइंट भी जो है आपके लिए नोट करना है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये जो रेखा था, ये क्या था, काल्पनिक रेखा था जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि ये जो कक्षीय सतह है, तो यहाँ से कितना डिग्री का कोण बन रहा था, तो 66.5 डिग्री का कोण बन रहा था। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से 66 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। आगे जो कंसेप्ट है कि वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है। जो इस लाइन के द्वारा जो बनाया गया समतल, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय समतल कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे है, जो आप लोग और हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का जो आकार है गोले के समान है, ठीक है। और गोले के समान रहने के कारण क्या होता है कि एक समय में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के एक हिस्से पर ही पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, एक हिस्से में दिन होती है और एक हिस्से में क्या होता है, रात होता है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट है प्रदीप्त वृत्त कि प्रदीप्त वृत्त क्या होता है, ठीक है।
तो इसको देखिए प्रदीप्त वृत्त क्या होता है, तो देखिएगा कहा जा रहा है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, यानी कि ग्लोब पर का वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो इसको नोट करना है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। देखिए प्रदीप्त वृत्त को भी देख लीजिए, ये जो चित्र है आपका, तो इसमें क्या है कि देखिए ये सूर्य की रोशनी पड़ रही है पृथ्वी पे, ठीक है, और इस हिस्से में पड़ रही है, तो इस हिस्से में क्या है, इस हिस्से में दिन है, और इस हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, तो इस हिस्से में क्या है, रात है। और दिन और रात को जो विभाजित कर रहा है, तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये वास्तविक में लाइन नहीं है, ये क्या है, ये पृथ्वी के उस भाग में भी क्या है, एक वृत्त जैसा होगा। ठीक है, तो यही जो वृत्त है वो कहलाता है प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है आपको सरलता से नोट कर लेना है वह यह है कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको नोट करना है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है। ठीक है, घूर्णन के कारण क्या होगा, दिन और रात, ठीक है, दिन और रात, और परिक्रमण गति के कारण जो हमने देखा पृथ्वी की दो गति होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण, तो परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, पहला घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, दूसरा परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ये हमको नोट कर लेना है। ठीक है, और हम लोगों ने देख लिया प्रदीप्त वृत्त। आगे जो कंसेप्ट है वो आपका पृथ्वी दिन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट में कि पृथ्वी दिन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, यानी कि दिन और रात मिलाकर कुल कितने घंटे का समय होता है, तो 24 घंटे का समय होता है जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है। ठीक है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है, यानी कि यहाँ से सीधा सीधा हमको समझना है कि पृथ्वी दिन उसको कहते हैं, मतलब जिस समय पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी जब एक चक्कर पूरा घूम जाता है, तो जब कंप्लीट कर लेता है अपने अक्ष पर एक चक्कर, तो उसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी दिन। ठीक है, इसको नोट कर लेना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है और इसी घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यानी कि जब एक चक्कर पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा कर लेगा, जब कंप्लीटली घूम जाएगा, तो वो जो पूर्णतः समय होगा उसको हम लोग कहेंगे पृथ्वी दिन, और ये पृथ्वी की दैनिक गति है। अब आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। ठीक है, आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, जस्ट इमेजिन करिए, ठीक है, कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। तो इससे क्या होगा कि इससे बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे। पहला परिवर्तन क्या होगा कि जो भाग सूर्य की तरफ होगा उसमें क्या होगा, हमेशा दिन ही दिन होगा, रात कभी नहीं होगा। दूसरा चीज़ क्या होगा कि जो भाग सूरज की तरफ है पृथ्वी का, उसमें हमेशा गर्मी ही गर्मी होगी, कभी भी ठंड नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या है कि हमेशा गर्मी 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 रहेगा, तो क्या होगा, इंसान जल भी सकता है और भी अनेक प्रकार के अनेक परिवर्तन हो सकते हैं। तो इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक इसके विपरीत अगर सिर्फ ठंड ही ठंड रहेगा तो उसमें भी जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए पृथ्वी का घूर्णन करना अति आवश्यक है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो गति है वो है पृथ्वी की परिक्रमण गति। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है, और इस गति के कारण क्या होते हैं, तो ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इस गति के कारण क्या होती है, ऋतु परिवर्तन। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी को एक घूर्णन मतलब एक अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, तो 24 घंटे का समय लगता है, और वो जो समय होता है वो क्या कहलाता है, वो पृथ्वी दिन कहलाता है। तो यहाँ से भी पूछा जाएगा कि पृथ्वी को एक परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो देखिए कहा जा रहा है कि पृथ्वी एक वर्ष या 365.1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है।
कितना समय लगता है, तो 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, यानी कि बोलने में आसान हो, इसके लिए हम लोग 6 जो घंटा होता है, ये जो 6 घंटा है उसको हम लोग क्या करते हैं, नहीं जोड़ते हैं, सीधा सीधा बोल देते हैं कि पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। 6 घंटे का जो समय होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपके लिए घेरा जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 6 घंटा होता है, ठीक है, तो ये 4 साल में मिलाकर क्या हो जाता है, एक दिन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हम जब 6 घंटा छोड़ते जाएंगे तो 6 चौका 24, यानी कि चौथे साल में जब हम पहुंचेंगे तो 24 घंटे के बराबर हो जाएगा। और 24 घंटे के बराबर क्या होता है, एक दिन होता है। ठीक है, तो ये जो एक दिन होगा वो किस महीने में जा कर के जुड़ता है, तो देखिएगा, तो इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ठीक है, प्रत्येक चौथा वर्ष क्या होता है, फरवरी 28 दिन की ना होकर के 29 दिन का होता है। और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि वैसा वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है और वर्ष में 366 दिन होते हैं, उस वर्ष को हम लोग कहते हैं लीप वर्ष। ठीक है, और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि अगला लीप वर्ष कब होगा, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, कि अगला लीप वर्ष कब होगा, यानी कि अगला वह साल कब आएगा जिसमें फरवरी में 29 दिन होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने समझा कि परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। अब देखिएगा आगे क्या है कि सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ठीक है, यानी कि एक वर्ष में कितने ऋतु होते हैं, 4 ऋतु, गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु। ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन करने के कारण होता है। यानी कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसके कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे देखिएगा कि ऋतु परिवर्तन किस प्रकार होता है वो हमको समझना है इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग समझेंगे भी। देखिएगा, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से होती है। तो देखिए, सबसे पहला जो स्थिति है 21 जून का है। ठीक है, सबसे पहला जो स्थिति है वो किसका है, तो वो 21 जून का है। ठीक है, 21 जून के दिन क्या होता है, यानी कि 21 जून वाली स्थिति को होता क्या है, तो सबसे पहली बात कि इस स्थिति को हम लोग कहते हैं उत्तर अयनांत। आपको नोट कर लेना है कि उत्तर अयनांत कहते हैं इस स्थिति को। इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं, ये जो किरणें पड़ रही है, तो ये किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है। ये जो किरणें हैं वो किस पे सीधी पड़ती है, देखिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, है ना। देखिए, ये जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या है, तो वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है। दूसरा क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध जो है, ये जो आप देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर झुका हुआ है। ठीक है, पहला हम क्या समझे कि 21 जून के दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है। दूसरा क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है, देखिए, सबसे पहले पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे कि ध्रुवों के पास सूर्य की रोशनी क्या होती है, तिरछी पड़ती है। ठीक है, तो मतलब कि उत्तरी ध्रुव का जो रेखा है उसको छोड़ करके, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उत्तरी ध्रुव का जो रेखा है उसको छोड़ के और विषुवत वृत्त के उत्तर, ठीक है, यानी कि कर्क रेखा विषुवत वृत्त के उत्तर में है, 23.5 डिग्री पे है, और आपका पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, तो इस मतलब ये जो भाग है विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में क्या होता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण क्या होता है, अधिकांश हिस्सों में सूर्य की रोशनी अधिक मात्रा में पहुंचती है। तो इस कारण से क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है, और इस समय क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। तो इस कारण से क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। यहाँ तक समझ गए। ठीक है, और दूसरा अगला क्या होता है कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ने के कारण
ये जो भाग है उत्तर वाला भाग है, विषुवत वृत्त के उत्तर वाला भाग है। कर्क रेखा किधर है? विषुवत वृत्त के उत्तर में 37 डिग्री पे स्थित है। ठीक है, तो ये जो उत्तरी भाग है इसमें क्या होता है कि दिन जो है वो क्या होता है? लंबा होता है। ठीक है, 21 जून को उत्तरी ध्रुव में यानी कि विषुवत वृत्त के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में जो भी ये जो हिस्सा है, उत्तरी वाला जो हिस्सा है, उसमें क्या होता है? दिन लंबा होता है और रात क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, दिन लंबा एवं रात छोटा। ये कब होगा? तो ये होगा आपको 21 जून को। ठीक है, ठीक इसके विपरीत। ठीक है, इधर आइए, ये जो हिस्सा है हमारा, ये जो स्थिति है, तो ये स्थिति कब की है? तो ये 22 दिसंबर की स्थिति है और ठीक इसके विपरीत है, 21 जून के ठीक विपरीत। ठीक है, और इसमें पृथ्वी को इस स्थिति से 22 दिसंबर तक पहुंचने में 6 महीने का समय लगेगा, 6 मंथ का समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो स्थिति है इसको सर्वप्रथम तो हम लोग कहते हैं दक्षिण अयनांत। ठीक है, और इस समय क्या होता है 22 दिसंबर वाली स्थिति में, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा के लंबवत होती है। यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पे पड़ती है और इस समय क्या होता है दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य की ओर होता है। यानी कि उत्तरी ध्रुव में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। सूर्य की रोशनी कहाँ पहुंचती है? तो दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती है। तो सूर्य की रोशनी दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? शीत ऋतु होगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगा। और ये जो समय है, टोटल समय है, तो इसमें स्थिति चेंज होने में यानी कि परिवर्तन होने में 6 महीने का समय लगता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा इस बात को, कि ध्रुवों पर दिन और रात कितने समय का होता है। तो हमने 21 जून वाली स्थिति में देखा, क्या देखा कि उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने तक सूर्य की रोशनी पड़ रही है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी पहुंचने में कितने समय लग रहा है? 6 महीने का समय लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ध्रुवों पर दिन और रात 6 महीने का होता है। यानी कि ये जो स्थिति होगा 21 जून, तो इसमें क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो 6 महीने का दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का रात होगा। ठीक इसके विपरीत 22 दिसंबर वाली स्थिति में क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का रात होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी गया है सीटेट में कि ध्रुवों पर दिन और रात कितने दिन का होता है, कितने समय का होता है। तो ध्रुवों पर दिन और रात 6 महीने का होता है। ठीक है, और 22 दिसंबर वाली जो स्थिति है, तो इस समय सूर्य की रोशनी मकर रेखा पे पड़ रही है। ठीक है, मकर रेखा पर पड़ रही है, तो इस स्थिति को हम लोग मकर संक्रांति भी कहते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। और ये जो स्थिति है 21 जून वाला, तो इसको हम लोग कर्क संक्रांति भी कहते हैं। ठीक है, कर्क संक्रांति। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है और इस समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है। तो उत्तरी हिस्से में क्या होता है? दिन लंबा होता है, रात छोटा होता है 21 जून को। ठीक इसके विपरीत 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि दक्षिणी हिस्से में क्या होता है? दिन लंबा और रात छोटा होता है। तो ये दो स्थिति हम लोग समझ गए। अब आगे देखिए, अगली स्थिति को हम लोग समझते हैं। तो देखिए अगला जो स्थिति है, तो अगला जो स्थिति है 23 सितंबर और 21 मार्च। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से समझ लेना है आपको कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है। किस पे पड़ती है? तो विषुवत रेखा पे। बात को समझिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे क्या होती है? लंबवत पड़ती है। तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण, ठीक है, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण क्या होता है? दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, आपको याद कर लेना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए हम लोग समझते हैं 23 सितंबर वाली स्थिति को। इसमें क्या होता है?
तो देखिए इसमें सूर्य की रोशनी विषुवत रेखा पे पड़ रही है, यानी कि यहाँ पे पड़ रही है। तो इसमें क्या होता है, विषुवत रेखा पे पड़ने के कारण थोड़ी बहुत रोशनी जो होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में पहुँचती है। सूर्य की रोशनी बहुत कम मात्रा में पहुँचती है दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस समय क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत रोशनी पहुँचने के कारण इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होता है। ठीक है, क्योंकि शरद उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, ठीक इसके विपरीत इस समय क्या होता है, इस समय भी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही होती है। ठीक है, तो इस समय सूर्य की किरणें लंबवत पड़ते रहने के कारण, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ते रहने के कारण थोड़ी बहुत रोशनी उत्तरी ध्रुव में पहुंचती है। ठीक है, थोड़ी बहुत रोशनी कहाँ पे होती है, यहाँ पे पहुँचती है। तो इस समय क्या होगा, थोड़ी बहुत रोशनी, सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत पहुँचने के कारण उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु होगा, जबकि दक्षिणी ध्रुव में सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है 21 मार्च की स्थिति में। तो इस समय दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु होता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ने के कारण दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप इस जो इमेज है, फोटो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आगे हम लोग कंसेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है क्या कि जिस चित्र को हमने देखा और समझा कंसेप्ट को, तो उसी कंसेप्ट का थोड़ा सा डिटेल किया हुआ है। देखिएगा, आपने देखा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, जैसा कि हमने चित्र में देखा था, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि जो कर्क रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी कि भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये जो क्षेत्र होगा, तो इसमें ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी, जबकि ध्रुवों के पास ऊष्मा कम प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि ध्रुवों के पास सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, तो क्या आगे देखिए क्या है कि उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। ठीक इसके विपरीत क्या है कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ये जो हिस्सा था हमारा उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा था। ठीक है, और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझा, चित्र के माध्यम से भी समझा और यहाँ से भी समझ गए हम लोग। अब देखते हैं इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक विपरीत जो है 22 दिसंबर वाली स्थिति है। ठीक है, 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आप लोग नोट करिए पूरा। ये 21 जून तक ये पूरा आपको नोट करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए ठीक इसके विपरीत वाली स्थिति में चलते हैं। 22 दिसंबर की जो स्थिति है, देखिए 22 दिसंबर को क्या हो रहा है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, जैसा कि हमने चित्र में भी बताया कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक सेम बात यहाँ पे आपको लिख करके समझाया गया है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, हमने क्या बोला कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध वाला जो हिस्सा है उसमें दिन लंबा होगा, रात छोटी होगी। ठीक इसके विपरीत 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबा होगा, रात क्या होगी, छोटी होगी। ठीक इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, जैसा कि हम बोल रहे हैं, अनेक बार बोल रहे हैं। और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। ठीक है, ये समझ गए, तो इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब आगे क्या है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व क्यों मनाया जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है क्यों, तो देखिए इसको समझिए फिर से इस चित्र के माध्यम से। देखिएगा ये जो हमारा चित्र है, तो देखिए इसमें क्या है
कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। तो देखिए भारत में क्रिसमस मनाया कब जाता है, तो 25 दिसंबर को, ठीक है, यानी कि इसके आसपास 22 दिसंबर, यानी कि दक्षिण अयनांत वाली स्थिति में भारत में मनाया जाएगा। लेकिन है क्या, पूछ रहा है क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। तो देखिए भारत ये उत्तरी गोलार्ध में, मान लें कि यहाँ पे है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे स्थित है। तो इस समय क्या हो रहा है कि सूरज की रोशनी उत्तरी गोलार्ध में नहीं पहुँच पा रही है, तो इसीलिए हम लोग क्रिसमस जाड़े के दिनों में, यानी कि शीत ऋतु में मनाते हैं, शरद ऋतु में मनाते हैं, ठंड के दिनों में मनाते हैं, ठीक है। और ठीक इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में, मान लें कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया स्थित है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण वहाँ पे क्या होगा, 22 दिसंबर को गर्मी होगी, क्योंकि सूरज की रोशनी मकर रेखा पे पड़ रही है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है। और हमने पढ़ा भी कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबा और रात छोटी वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। तो इसीलिए कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिनों में क्रिसमस मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इस समय सूरज की किरणें सीधी पड़ रही होती है दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही होती है। तो यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस जो है ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। आगे देखिएगा, आगे क्या है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर वाली स्थिति है, ठीक है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूरज की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, आप लोगों ने पढ़ा भी। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूरज की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पूरी रात पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इस स्थिति को विषुव कहा जाता है, इसको आपको नोट कर लेना है। विषुव, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विषुव किसको कहते हैं। तो 21 मार्च 23 सितंबर को सूरज की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूरज की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, और इसे क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, ठीक है। अब आगे समझिएगा, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जैसा कि हमने चित्र में भी देखा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ठीक इसके विपरीत 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसको हमने भली भांति समझ चुका है, ठीक है। तो ये लास्ट कर दिया गया है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन तथा रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आप लोग भली भांति इस चैप्टर को समझ चुके कि किस प्रकार से ऋतु परिवर्तन होता है, किस प्रकार से दिन और रात होता है। तो इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना था, इतना ही पढ़ना था। अब जो इस चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उसको हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करिए। तो घूर्णन गति मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, उस गति को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति, और सूर्य के चारों ओर जो गति होती है उसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति। लीप वर्ष क्या है, तो जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं और फरवरी में 29 दिन होते हैं, ठीक है, उस वर्ष को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए, ठीक है। तो देखिए उत्तर अयनांत कब होता है, तो उत्तर अयनांत होता है 21 जून को। उत्तर अयनांत की स्थिति में सूर्य की रोशनी कहाँ पे पड़ती है, तो कर्क रेखा पे पड़ती है। जबकि दक्षिण अयनांत होता है 22 दिसंबर को। तो इस स्थिति में सूर्य की रोशनी मकर रेखा पे पड़ती है। आप लोग समझ गए। विषुव क्या है, तो विषुव है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस समय कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। इस स्थिति में पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं विषुव। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों। तो दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय क्यों होता है। तो हमने देखा कि पृथ्वी को उत्तर अयनांत से दक्षिण अयनांत तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 6 महीने का समय लगता है। तो इसलिए अलग अलग समय में होता है, ठीक है। अगला है ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों। तो सूरज की रोशनी को उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध पहुंचने में 6 महीने का समय लग जाता है, तो इसलिए 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। हम लोगों ने भली भांति इसको पढ़ा और समझा भी। आगे देखिएगा, आगे है कि पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर की गति को क्या कहते हैं, तो परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो देखिए 21 मार्च, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इसको एकदम रट लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो परिक्रमण गति के कारण होता है। आगे खाली स्थान को भरना है। देखिए एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366,
ठीक है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। ठीक है, हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा दीर्घवृत्ताकार, आंसर हो जाएगा आपका दीर्घवृत्ताकार। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? तो किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं आपको कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा हो गया चैप्टर समाप्त। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर सभी को समझ में आ गया तो लिख दीजिए एक बार यस सर। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। इतना मैं मेहनत करके जो वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ, तो मुझे भी आशा रहती है कि आप लोग को समझ में कंसेप्ट आता होगा। ठीक है, और आप लोग मोटिवेट करिएगा तो और अच्छे से मैं समझा पाऊँगा चीज़ों को, क्योंकि वीडियोज़ में चीज़ों को समझाना क्या होता है, यहाँ पे आप नहीं हैं। ठीक है, तो वन वे टीचिंग में थोड़ा सा चीज़ों को समझाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक बार यस लिख दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड हो जाऊं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।